हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर डेट शीट भी जारी कर दी है, जो 2 जनवरी से लेकर 14 फ़रवरी तक है। अब हर स्कूल में अपने अपने तरीके से इसको डेट मैच कराते हैं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं उनके डेट्स मैच होंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगी। ठीक है, अब इस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर के हमारे बच्चों में काफ़ी सारा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, हमको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में, हम कैसे उनका जवाब देंगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मार्क्स कितना है, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स टोटल 100 मार्क्स का बनता है आपका, और जिसमें से 70 मार्क्स आपको लिख करके लाना है एग्जाम में। यानी जो 14 चैप्टर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो उसमें जो 14 चैप्टर है वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और फिर 70 मार्क्स का आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं थ्योरी। तो वहाँ से आपको 17 में मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद 30 मार्क्स जो बचा, उस मार्क्स को कहा जाता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका इस तरीके से 30 मार्क्स का हुआ। इस 30 मार्क्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे इससे पहले वाले जो टाइम आपके सिलेबस थे वो अलग हैं, पर ये जो 2022 और 23 का सिलेबस है इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है। इसीलिए मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे आकर के बच्चों से बात करनी चाहिए। तो आइए थोड़ा इसका फॉर्मेट समझ लेते हैं। मैंने इसको लिख के रखा है। तो फॉर्मेट में अगर आप देखें इस बार के लिए 2022-23 के लिए प्रैक्टिकल आपके 2 होंगे जो 14 मार्क्स के बन जाते हैं। 7 मार्क्स का ईच प्रैक्टिकल होगा, तो 14 मार्क्स वहाँ से बनेंगे। 30 का मैं बाइफर्केशन बता रहा हूँ कि 30 में कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड में आपकी आती है जो एक्सपेरिमेंट आपने करा है उसका रिकॉर्ड, और फिर एक्टिविटी जो आपने लिखी है उसका रिकॉर्ड। तो उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। फिर उसके बाद एक एक्टिविटी आपको एग्जाम में परफॉर्म करनी होगी, उसके लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। फिर प्रोजेक्ट है आपका, उसके लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, और वाइवा है उसके लिए मिलते हैं आपको 5 मार्क्स। तो ये हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहें तो आपके लैब मैनुअल में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं। तो पेपर में आपके 2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिए रहेंगे, जिसकी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, अपैरेटस रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, सोर्सेज ऑफ एरर, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें, और ऑब्जर्वेशन टेबल आपको भरना पड़ेगा वहाँ पर रीडिंग लेकर के। तो ये दोनों प्रैक्टिकल्स के लिए हो गए। फिर उसके बाद एक्टिविटी जो है आपकी, एक्टिविटी आपको एक वहाँ पर परफॉर्म करनी होगी, लिखनी पड़ेगी, जो भी आपका वहाँ पर दिया हुआ होगा वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, और एक्टिविटी का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट भी आपको बनाना है, और फिर वाइवा की बात आती है। तो वाइवा के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट और इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल की बात जहाँ तक आती है, तो सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 सेक्शंस होते हैं। फिजिक्स का एक पार्ट के लिए बना है पहला सेक्शन, फिजिक्स के दूसरे पार्ट के लिए बना है दूसरा सेक्शन। ओके, तो सेक्शन ए से आपको कम से कम 4 प्रैक्टिकल्स करवाने पड़ते हैं या करने पड़ते हैं। अब जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ तो मैंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा है, और आपके भी टीचर, आप जिस भी स्कूल से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी अगर वो सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है तो ये गाइडलाइन उनको भी फॉलो करनी होती है। तो आपने भी सेक्शन ए से 4 प्रैक्टिकल किया होगा और सेक्शन बी से 4 प्रैक्टिकल किया होगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम 8 प्रैक्टिकल्स होने चाहिए, 4 ए से और 4 बी से। ठीक है, इससे ज़्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं, पर मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है। ओके, अब वो 4 प्रैक्टिकल्स कुछ लिस्ट दिए हुए हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, उनमें से कोई भी आपके स्कूल में कराया जा सकता है, और उन्हीं से फिर आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा। ओके, अब बात आती है एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी जो है, जो भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था उसकी एक अलग आप रिकॉर्ड फाइल बनाएंगे, या तो कुछ बच्चे लैब मैनुअल में लिख लेते हैं, कुछ बच्चे अलग से रिकॉर्ड फाइल में लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात आती है एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी के लिए आपको अलग से कॉपी बनानी पड़ेगी। 6 एक्टिविटी आपको लिखनी है। जैसे प्रैक्टिकल के लिए सेक्शन ए और सेक्शन बी था, वैसे एक्टिविटी के लिए भी सेक्शन ए और सेक्शन बी है। और जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, जैसे सेक्शन ए से हमको 3 एक्टिविटी लिखनी है, और फिर सेक्शन बी से भी हमको 3 एक्टिविटी लिखनी है। तो 6 एक्टिविटी का हमारा जो है वो पूरा रहना चाहिए रिकॉर्ड। ठीक है, अब इन 6 एक्टिविटी में से एग्जाम में हमारी एक एक्टिविटी आएगी। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने आपको कौन कौन सी एक्टिविटी लिखाई है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात आती है प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट के कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपके सीबीएसई का जो सिलेबस है आपके लैब मैनुअल में भी दिया होगा,
उन टॉपिक्स में से आपको हो सकता है आपके टीचर ने प्रोवाइड किया हो, या कहीं कहीं पर टीचर्स क्या करते हैं, कुछ एक दो प्रोजेक्ट अपनी तरफ से प्रोजेक्ट टॉपिक को ऐड कर देते हैं, तो आप वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट आपने बना लिया है, एक्टिविटी कॉपी आपकी कंप्लीट है, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। ये बहुत नेसेसरी है कि आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखें, जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में किए हैं और जितनी भी एक्टिविटी आपके टीचर्स ने कहा है, फिजिक्स टीचर ने, उसको आप मेंटेन करके रखें। फिर उसके साथ प्रोजेक्ट, जो आपने फिजिक्स में प्रोजेक्ट बनाया है, उसको भी आप मेंटेन करके रखें। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिकल वाले दिन, अगर अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो अभी टाइम है, आपके यहाँ अगर नहीं परफॉर्म हुआ हो तो आप इतने टाइम में इसको मेंटेन कर लें। ओके, अब बात करते हैं कि वाइबा का क्या होगा, है ना। तो वाइबा के बारे में अगर हम आपको समझाएं, तो वाइबा के को समझने के लिए अगर ये देखा जाए कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कैसे क्वेश्चन करेंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएंगे उनका क्वेश्चनिंग कैसे होगा, कैसे वो पूछेंगे, तो ये डिपेंड करता है उनके मूड पर कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अब यूं ही मैंने भी कहीं पे सुना था कि अगर एग्जामिनर आपको पास करना चाहे तो वो पूछेगा बेटे आपके मामा जी का क्या नाम है, और अगर एग्जामिनर आपको फेल करना चाहे तो वो पूछेगा मेरे मामा जी का क्या नाम है ना। खैर ये मजाक था, आइए समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो कुछ एग्जामिनर्स जो होते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, तो उनका जो तरीका होता है, उनके मेथोडोलॉजी में ये होता है कि बच्चे से पूछते हैं कि आपने कोई टॉपिक, कोई चैप्टर तैयार किया हो, तो बच्चा अगर मान लो बोल दिया कि हाँ मेरा अल्टरनेटिंग करंट तैयार है चैप्टर सर, इससे आप पूछ सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाता है। फिर वो पूछते हैं कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर, तो फिर उससे भी पूछा जाता है। तो एक तो तरीका ये हुआ जिसमें बच्चे ने जो तैयार किया है उसी से रिगार्डिंग उसका क्वेश्चन होता है। दूसरा तरीका है, नॉर्मली ये भी बहुत देखा गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, बच्चा आपने किया क्या है, तो उस समय आपको अपने दोनों एक्सपेरिमेंट के नाम बताने होंगे जो भी आपने परफॉर्म किया था अपने एग्जामिनेशन में, है ना। अब वो ऑब्जेक्टिव का जब नाम बताते वक्त कितने बच्चे बताते हैं कि सर मैंने ये बताया है सर, मैंने ये किया है सर, ये किया, तो ऐसे आपको हक बकाना नहीं है, आराम से बैठ करके हम्बली आपको बताना है कि सर जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसका नाम लेकर के बता दीजिए कि सर मैंने ये परफॉर्म किया है। ये नहीं कि वहाँ पे आपको रूडनेस नहीं दिखाना है, हम्बली बात करना है, क्योंकि ये एक मैनर की भी बात होती है। आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आया है वो आपका रेपुटेशन जब बच्चों से इंटरेक्ट करता है ना, तभी उसको पता चलता है कि बच्चे कैसे हैं और बच्चों का मैनर क्या है, बच्चे किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो फिर इस तरीके से आप तो कभी नहीं चाहोगे कि आपके स्कूल का नाम ऐसे ख़राब हो कि फ़लाना स्कूल के बच्चे जो हैं बहुत बेकार हैं या ऐसे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हम्बल रहिए, मैनर को दिखाइए वहाँ पर, और कोई भी शैतानी वगैरह वहाँ पे मत करिए, ठीक है। जैसा वो पूछ रहे हैं वैसा आप आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एडमिट करिए कि सर आई डोंट नो। यहाँ तक क्लियर। तो पहला केस हो गया कि क्या आपने पढ़ा उससे पूछा जा सकता है। दूसरा केस आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है उससे पूछा जा सकता है, एक्टिविटी से पूछा जा सकता है। तीसरा केस आता है उसी प्रोजेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गए 2 तरीके। तीसरा तरीका, अगर आप इन दोनों में से मतलब ये दोनों तरीके नहीं चल रहे हैं तो फिर ये होता है कि सिलेबस से क्वेश्चन होने लगता है, पूरा जो 14 चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन आने लगता है। तो फिर आपको तैयार होना चाहिए और अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए वाइबा देने के लिए। जो आपका लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में आपको वाइबा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल आपका है उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी आपने किए हैं अभी तक, वो सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वाइबा के क्वेश्चन है आप उनको भी देख लें। और क्वेश्चंस जनरली बहुत बेसिक से होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑप्टिकल बेंच पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल बेंच में जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि रफ फोकल लेंथ आप कैसे निकालेंगे किसी लेंस का, है ना, किसी मिरर का फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, ऑप्टिकल बेंच पे रीडिंग कैसे ले रहे हैं आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी जानकारी पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप वोल्ट मीटर, ए मीटर, अगर आप मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या फिर आप गैल्वेनोमीटर वगैरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा लीस्ट काउंट क्या होगा गैल्वेनोमीटर का, रेंज क्या है गैल्वेनोमीटर का, है ना। फिर अगर आप मान लीजिए कि पीएन जंक्शन डायोड का देख रहे हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा लिस्ट काउंट क्या है, जब फॉरवर्ड बायस कर रहे थे तब लिस्ट काउंट क्या था, सर्किट आपने कैसे बनाया, सर्किट का डायग्राम बना के दिखाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इन बातों से, मेरे इन डिस्कशन से आपके कुछ प्रॉब्लम्स दूर हुए होंगे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।